सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे आर्मेनिया अजरबैजान के बीच उत्पन्न हुए तनाव पर और समझेंगे आखिर क्यों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे नमामि गंगे परियोजना पर और समझने का प्रयास करेंगे आखिर नमामि गंगे परियोजना इस समय चर्चा में क्यों बनी हुई है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अब आप हमसे अर्थात ध्येय आईएएस से ऑनलाइन बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप हमसे आईएएस प्री कम मेंस बैच के लिए, पीसीएस के लिए और ऑप्शनल के लिए संपर्क कर सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जो कि है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच उत्पन्न हुए तनाव पर। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक मैप है, इसमें कैस्पियन सागर को दिखाया गया है। इसी कैस्पियन सागर के अगर आप दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ देश दिखाई देंगे और इनको बोला जाता है कॉकेसस कंट्री, क्योंकि कॉकेसस पर्वतीय क्षेत्र का यहाँ पर विस्तार पाया जाता है। इसी में एक देश है अजरबैजान, जिसको रेड कलर में दिखाया गया है। उसके पश्चिम में देखेंगे तो आर्मेनिया आपको एक और देश दिखाई देगा। इन्हीं दोनों के बीच का एक एरिया है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख एरिया, और ये जो नागोर्नो काराबाख एरिया है वह दोनों देशों के मध्य भाग में स्थित है। इसी पर जो है कि कब्जे को लेकर विवाद है और यह विवाद अब युद्ध के रूप में लगभग तब्दील हो चुका है। इसका एक और मैप देखिए, ये भी आपकी जानकारी को बढ़ाएगा। अजरबैजान देखिए आपको बड़े से क्षेत्र में दिखाया गया है, आर्मेनिया देखिए, और इसी के बीच में जो रेड कलर का एरिया है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख एरिया, इसको दिखाया गया। और यही जो क्षेत्र है इसी पर लेकर क्या है, तनाव है। आइए इसको टेक्स्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान इस समय एक दूसरे को तबाह और बर्बाद करने पर तुले हुए। दोनों देशों ने जमीन के एक हिस्से को लेकर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। कौन सा जमीन का हिस्सा? जो रेड कलर का बीच में एरिया है, जो दोनों के लगभग बाउंड्री के पास में ही है, उसको लेकर यह विवाद उभरा है। टैंक, तोप, लड़ाकू विमान उतार दिए गए हैं तथा एक दूसरे की सेना को भारी क्षति पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। अर्थात एक देश कह रहा है कि दूसरे देश के हमने इतने सैनिकों को हताहत किया, इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। बावजूद इसके अगर हम उन तथ्य रिपोर्टों पर भी विश्वास करें जो इन दोनों देशों से नहीं आ रही हैं, अर्थात बाहर के जो मीडिया उसको कवर कर रही है, यहाँ पर 80 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और घायलों की संख्या सैकड़ों में। अगर यह विवाद बढ़ता है तो संख्या बढ़ सकती है। इस विवाद का जो मुख्य कारण है उसका नाम एक क्षेत्र है और उसका नाम है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र, जो कि मैंने रेड कलर में आपको दिखाया वही क्षेत्र है। इसका नाम है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र। यह क्षेत्र 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है तथा दक्षिण पश्चिम अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो अगर आप आधिकारिक रूप में देखेंगे तो इसको किस देश में दिखाया जाता है? वह दिखाया जाता है अजरबैजान में, और अजरबैजान के दक्षिण पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्र है जिसका जो एरिया है वो लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर का है। यह क्षेत्र आर्मेनिया की सीमा से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी है और परंपरागत रूप से यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले आर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं। कुछ आबादी यहाँ पे मुस्लिम समुदाय की भी रहती है और दोनों ही देश अर्थात आर्मेनिया और अजरबैजान इस पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। तो समझेंगे कि आखिर पृष्ठभूमि क्या है, ये कब्जे वाली बात आई कहाँ से, इसको थोड़ा हम समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले आर्मेनिया, अजरबैजान एवं जो समीपवर्ती क्षेत्र थे ये एक देश के रूप में ट्रांस कॉकेसस का हिस्सा थे, अर्थात सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है और इसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो इसमें क्या होता है, बंटवारा होता है और यह जो पूरा ट्रांस कॉकेसस एरिया का क्षेत्र था इसको बांटकर 3 देश बनाए जाते हैं। यह देश है आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। इसी समय अर्थात जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और
उसी समय क्या हो रहा है, रूस में एक क्रांति होती है जिसका नाम है बोल्शेविक क्रांति, जिसको जो आप साम्यवादी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पे हो रही है, रूस में। और इस क्रांति के बाद रूस की सत्ता पर स्थापित होते हैं स्टालिन जैसे व्यक्ति। और जब ये स्टालिन इस सत्ता पर आते हैं, रूस की सत्ता पर आते हैं, और किस वजह से आते हैं, साम्यवादी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति की वजह से। तो क्या होता है कि रूस में एक नया नया जोश है, और वह है कि साम्यवाद की आइडियोलॉजी का प्रसार करना। तो स्टालिन ने रूस के समीपवर्ती क्षेत्रों को सोवियत संघ का हिस्सा, अर्थात रूस जो उस समय सोवियत संघ का एक भाग था, उसका सबसे बड़ा देश था, उसने क्या किया, अन्य देशों को अपने में मिलाना प्रारंभ कर दिया। और इसी क्रम में दक्षिणी कॉकेसस क्षेत्र में सोवियत शासन जो है कि लागू कर दिया। जब लागू किया गया तो इसी समय और जो देश थे, जहां पर मैंने बताया कि ये जो देश है आर्मेनिया, अजरबैजान, इनकी भी सीमाएं क्या हैं, उससे लग रही थी। तो यहां पर भी क्या कर दिया गया, सोवियत शासन लागू कर दिया। स्टालिन ने क्या किया, लगभग 95% आर्मेनियाई आबादी वाले नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को अजरबैजान के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र बना दिया। कंडीशन समझिए, हमने क्या कहा कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले स्थिति कुछ और थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह 3 देश बनते हैं। इन 3 देशों में क्या होता है कि साम्यवादी क्रांति का प्रभाव आता है और रूस की सत्ता पर आता है स्टालिन जैसा व्यक्ति। स्टालिन क्या करते हैं, अनेक चीजों को सोचते हुए वह क्या करते हैं, जो नागोर्नो काराबाख का एरिया है जिसमें आर्मेनियाई मूल के लगभग 95% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाले थी, इसको क्या कर देते हैं, हिस्सा बनाते हैं किसका, अजरबैजान का। और इस तरह से यहीं से क्या होता है, यह संघर्ष बढ़ता है। आर्मेनिया ने इसे लेकर विरोध किया और कहा कि यह क्षेत्र उसके देश का भाग होना चाहिए। सोवियत संघ ने इसे आर्मेनिया का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन नागोर्नो काराबाख की स्वायत्तता को बनाए रखने की बात की। कहा कि यहां पे जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, यह जो है कि क्या रहेंगे, स्वायत्त बने रहे। इसी समय सोवियत संघ अगर आप देखेंगे तो ये उसका उभार हो रहा है, यहीं से वो बढ़ना प्रारंभ कर रहा है। तो इसके वजह से सोवियत संघ क्या था, काफी मजबूत था और साम्यवादी आइडियोलॉजी भी क्या कर रही थी, यहाँ के जो देश हैं इनको बांधे हुए थे। इसके कारण आर्मेनिया और अजरबैजान में कोई तनाव उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात आर्मेनिया ने इस क्षेत्र को अपने पास लेने के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने बात की, अपना विरोध जरूर प्रकट किया, लेकिन उस विरोध से कुछ हुआ नहीं। लेकिन जैसे जैसे सोवियत संघ कमजोर पड़ने लगा, दोनों देशों की मंशा अर्थात आर्मेनिया और अजरबैजान की मंशा आक्रामक होने लगी। प्रश्न आएगा अजरबैजान की क्यों, तो दरअसल क्या है कि यहां पर स्टालिन ने क्या किया था, इसको स्वायत्तता प्रदान की थी। तो अजरबैजान का मानना था कि इस पर पूरा नियंत्रण हमारा होना चाहिए, इसकी स्वायत्तता कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और जो अजरबैजान है वह मुस्लिम बहुल वाला देश है, वहीं आर्मेनिया वह कहता था कि चूंकि यहां पर रहने वाले अधिकांश लोग आर्मेनियाई मूल के हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए वह हमारा भाग होना चाहिए। अब हुआ क्या कि 1985 तक आते आते यह दिखने लगा था कि सोवियत संघ ज़्यादा दिन तक अब टिक नहीं पाएगा, और इसका मतलब है सोवियत संघ का कमज़ोर होने का मतलब है कि जो देशों के बीच में विवाद हैं, जिनको सोवियत संघ दबा देता था, अब वो विवाद क्या होंगे, उभर कर बाहर आएंगे। वर्ष 1988 में नागोर्नो काराबाख की विधायिका ने, चूंकि स्वायत्त क्षेत्र था, तो यहाँ की विधायिका ने अजरबैजान से अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने का निर्णय ले लिया और इस स्वायत्त क्षेत्र को अर्थात जो नागोर्नो काराबाख का एरिया है, इस क्षेत्र को आर्मेनिया में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। समय कब का है, 1988, और 1988 तक आते आते जो सोवियत संघ है वो काफी कमजोर पड़ चुका है। अजरबैजान ने इसके कारण के रूप में कहा कि यह आर्मेनिया अलगाववाद की भावना बढ़ा रहा है, और उसने क्या किया कि इस जो प्रस्ताव था इसको मानने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, यह जो पूरा क्षेत्र है यह अजरबैजान का भाग है और हमेशा उसी का भाग बना रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि हमने स्वायत्तता दे रखी है, लेकिन उस स्वायत्तता को हम खत्म भी कर सकते हैं। यह बात कौन कह रहा है, अजरबैजान कह रहा है। और इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि यह जो पूरा एक प्रस्ताव पारित किया गया, इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से एक चीज और समझ में आ गई कि जो आर्मेनिया है वह जरूर यहाँ पे अलगाववाद की भावना को बढ़ावा देता है, और यहाँ पर जो ईसाई बहुल आबादी
आबादी है, जैसा कि मैंने बताया लगभग 94-95% जो आबादी थी वो ईसाई समुदाय को, ईसाई धर्म को मानने वाली थी, वो भी अब क्या है, अजरबैजान के साथ नहीं रहना चाहती। नागोर्नो काराबाख ने 1991 में सोवियत संघ का विघटन होते ही अपने यहाँ पे एक जनमत संग्रह करवाकर स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अजरबैजान ने इसे मानने से मना कर दिया और आर्मेनिया पर फिर से अलगाववाद को बढ़ाने का आरोप लगाया, जैसा कि लगता भी है। लेकिन देखिए इसी में क्या किया, नागोर्नो काराबाख ने अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। दोनों देशों अर्थात आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य तनाव बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते 1992 का समय आता है, फिर से यहाँ पर क्या हो गया, तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया और फिर यह युद्ध में तब्दील हो गया। यहाँ पर युद्ध लगभग 2 साल चला, धार्मिक नरसंहार की खबरें आई, लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों लोग विस्थापित हुए। जब यह 1994 में यहाँ रूस ने हस्तक्षेप किया, मध्यस्थता की, तब यह विवाद शांत हुआ। अर्थात जो नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र था, जैसे जैसे सोवियत कमजोर हुआ उसने अपनी स्वतंत्रता की मांग बुलंद की। दूसरी तरफ अजरबैजान ने कहा कि यह सब कुछ जो हो रहा है वो आर्मेनिया की वजह से हो रहा है, इसलिए वो आर्मेनिया पर अटैक करने लगा। आर्मेनिया यह कहता था कि यह जो नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र है इस पर जो है कि अजरबैजान ने कब्जा कर रखा है, इससे तो हमारा भाग होना चाहिए, और इस तरह से दोनों के बीच में विवाद बढ़ने लगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1992 से लेकर 1994 तक चले इस युद्ध में जो है कि कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई। नागोर्नो काराबाख अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना की इच्छा रखता है, वह बनाना चाहता है, तो अजरबैजान इसे पूर्ण रूप से अपने में शामिल करना चाहता है, जिसके वजह से आए दिन यहाँ पर संघर्ष और हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। अर्थात सोचिए, जो यहाँ के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र होंगे, अजरबैजान कह रहा है कि नहीं, हमने तुमको सिर्फ स्वायत्ता दी है, तो हमारे एक आधिकारिक रूप से भाग हो। तो इसके वजह से क्या होगा, आप कह सकते हैं कि एक तरह का अलगाववाद है, एक तरफ से कह सकते हैं उनका स्वतंत्रता आंदोलन है। देखने के नजरिए का क्या है, अपना अपना बात है। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, वर्ष आया, हाल के वर्षों में अगर देखें तो 2016 में और 2016 में फिर से यहाँ पर युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो गई और लगभग 130 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी इसका जो दौर चल रहा है, इसकी जो पृष्ठभूमि जो अभी बनी हुई है, इसकी दिखाई देती है जुलाई 2020 के महीने में। अर्थात वर्ष 2020 के जुलाई माह में जब पूरा विश्व कोरोना की मार झेल रहा था, कोरोना से परेशान हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन यह वह समय था जब बढ़ रहा था कोरोना। बढ़ने का मतलब है कि अधिकांश देशों में आप देखते थे आज इस देश में कोरोना फैल गया, इस देश में कोरोना फैल गया, यहाँ पर पीक पर पहुंचे, इस तरह की जब खबरें आ रही थी, इसी समय अजरबैजान में कई दशकों के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा, कई हजार लोग सड़कों पर उतर आए और इनकी मांग थी कि अजरबैजान को आर्मेनिया पर हमला करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए और जो नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र है उस पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए। इसके लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, हिंसा के लिए आंदोलन कर रहे थे, युद्ध के लिए लोग मांग कर रहे थे। हाल ही में जब यहाँ पर युद्ध की स्थिति क्या हुई, बढ़ती जा रही है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये कोई नया ताजा विवाद नहीं है, इसको जाकर देखना आप तो आप 5-6 महीने से पीछे जाकर देखिए। और ये कह रहे हैं कि जुलाई में तो एक घटना हुई, आंदोलन हुआ, इसके वजह से क्या हुआ, अजरबैजान की सरकार पर दबाव बढ़ा और साथ ही साथ सरकार की भी मंशा क्या है कि इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करें। इसलिए यहाँ पर ये जो पूरा घटनाक्रम तनाव का है, अगर इसके समाधान के रूप में देखना है तो हमें उन मुद्दों पर भी बात करनी होगी जो हाल के 5-6 महीने में घटित हुए, समीक्षकों का ऐसा मानना है। लेकिन हाल के ही समय में अगर हम देखें, अभी की स्थिति में देखें तो हमने क्या बताया स्टार्टिंग में आपको, यहाँ पर भारी तनाव है, एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। जो विभाजित क्षेत्र है इसमें सैकड़ों आदिवासी बस्तियां हैं, यदि युद्ध की स्थिति बढ़ती है तो यहाँ पर जो जनधन की हानि है वो काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है, विस्थापितों की संख्या लाखों में हो सकती है। अनेक परिस्थितियों को देखते हुए युद्ध के जानकारों का मानना है यहाँ पे पूर्ण युद्ध होने की संभावना नहीं है, लेकिन जो भी तनाव है युद्ध की परिस्थितियों से समाप्त किया जाना चाहिए। अब ये लोग इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे युद्ध की परिस्थिति नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि यदि यह जो पूरा क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है, जिसको लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं, अगर इस पर हमला होता है तो इस पर काफी ज्यादा जनधन की हानि होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि युद्ध करने वाले कभी यह नहीं सोचते कि वहां पर
जनधन की हानि कितनी होगी। हाँ, वह ये जरूर देखते हैं कि हमारी कितनी होगी, दूसरे की नहीं देखते हैं, क्योंकि दूसरे के यहाँ जनधन की हानि होने का मतलब क्या है कि हमने उसको जनधन की हानि उसकी ज्यादा की, हम जीते हैं। तो कहीं ना कहीं युद्ध की मानसिकता ही खराब होती है और उसी तरफ दोनों देश क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इस पर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने चिंता व्यक्त की और कहा कि फायरिंग को रोका जाना चाहिए। यहाँ पर जो विवाद बढ़ा है इसको खत्म किया जाना चाहिए। रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ईरान ने भी इसे रोकने की अपील की है, लेकिन तुर्की कूद आया है। हर बार की तरह जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर वह कूद आता है, ठीक इसी तरह से तुर्की फिर से यहाँ पे कूदा और उसने क्या किया, अजरबैजान का पक्ष लिया। इसलिए अजरबैजान का पक्ष लिया क्योंकि अजरबैजान क्या है, मुस्लिम बहुल देश है, और उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे हर प्रकार की मदद दी जाएगी। और इसकी वजह से तनाव क्या हो गया है, गहराया गया है, क्योंकि रूस की जो दबी हुई जो इच्छा है या उसका जो सपोर्ट है वो आर्मीनिया को मिलता आया है और आगे भी मिलेगा। इसके पीछे का कारण यह है कि रूस और आर्मीनिया के बीच एक समझौता है। इस समझौते में यह है कि आर्मीनिया पर यदि जो है कि अजरबैजान हमला करता है तो रूस को उसके सपोर्ट में अर्थात आर्मीनिया के सपोर्ट में आना होगा। तो अब देखिए जो तुर्की है वो क्या है, नाटो का सदस्य देश है, वहीं सोवियत संघ है और सोवियत संघ का एक बचा हुआ बड़ा देश है रूस, और इसी रूस और सोवियत संघ के खिलाफ तो नाटो के क्या होती, स्थापना हुई थी। लेकिन यहां पर समझिएगा डायरेक्ट नाटो सामने नहीं आएगा। इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश जो इसका सदस्य है नाटो के, इन्होंने कहा इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन सोचिए तनाव किस ओर बढ़ रहा है कि संगठन भी सामने आ सकते हैं, देश भी सामने आ सकते हैं। हाल ही में आपने देखा कि रूस में क्या हुआ, एक मिलिट्री जो है कि सैन्य अभ्यास हुआ, उसमें रूस ने क्या किया, तुर्की को बुलाया। तो एक तरह से देखा जाए तो तुर्की और रूस एक दूसरे से कई पक्षों पर बातचीत कर रहे हैं, वहीं पर यहां पर क्या है, एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। खैर, यहाँ पर होने वाली हिंसा न सिर्फ जनधन की हानि का कारण बनेगी, एक और चिंताजनक बात है और ये है कि यहाँ पर जो अजरबैजान का क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है कि तेल का उत्पादन होता है और यहाँ से जो तेल और गैस का उत्पादन होता है उसको निर्यात किया जाता है। कहाँ पर, मध्य एशिया के देशों और जो है कि यूरोप के क्षेत्रों में। अगर यहाँ पर क्या होता है, विवाद बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, युद्ध होता है, तो यह जो पूरा ऊर्जा की आपूर्ति ये भी बाधित होगी। यहाँ पर विवाद बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन जो कॉरिडोर है अर्थात नॉर्थ साउथ जो परिवहन कॉरिडोर है, जो कि एक कॉरिडोर क्या है, एक परिवहन मार्ग है जिसको बनाया जा रहा है भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस और जो है कि मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए इसमें किया क्या जा रहा है कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जहाज मार्ग का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है और इसको कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर। और इसका अजरबैजान भी एक भाग है, रूस भी एक क्या है, भाग है, भारत भी एक भाग है, ईरान भी एक भाग है और ईरान की सीमाएं इन दोनों देशों से लगती हैं। इसीलिए ईरान ने कहा है कि हम क्या कर सकते हैं, मध्यस्थता करवा सकते हैं, हम बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यदि यहां पर तनाव बढ़ता है तो न सिर्फ इन दोनों देशों के लिए विवादित क्षेत्र के लिए जनधन हानि के लिए नुकसानदायक है, बल्कि तेल और ऊर्जा के लिए भी, और साथ ही साथ ये उत्तर दक्षिण जो परिवहन कॉरिडोर है इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इस तरह से एशिया, दक्षिण एशिया को जो यूरोप से जोड़ने का एक मार्ग था वो भी क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। भारत के रिश्ते आर्मेनिया के साथ बहुत अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आर्मेनिया हमेशा भारत का पक्ष लेता है। वहीं पाकिस्तान इकलौता देश है जो आर्मेनिया को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता ही प्रदान नहीं करता। और सोचिए पाकिस्तान आर्मेनिया को जो है कि देश का मान्यता प्रदान नहीं करता और इसी आर्मेनिया के खिलाफ क्या कर रहा है, हथियारों का प्रयोग करवा रहा है तुर्की। भारत के संबंध अजरबैजान से भी अच्छे हैं। फार्मास्यूटिकल्स का क्षेत्र ले लीजिए, ऊर्जा का क्षेत्र ले लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र ले लीजिए, खाद्य पदार्थों का जो क्षेत्र ले लीजिए या मशीनरी का क्षेत्र ले लीजिए, दोनों में क्या है, एक दूसरे को सहयोग किया है। दोनों देशों ने जो है कि ऊर्जा के क्षेत्र, गैस पाइपलाइन, अच्छे ऊर्जा उच्च और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए किसने, भारत और अजरबैजान ने कई तरह के समझौते और हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय तेल कंपनी गेल ने भी अजरबैजान
अजरबैजान की कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस युद्ध में भारत की भी चिंताएं शामिल हैं। स्वाभाविक है, तुर्की एक तरफ है जो अजरबैजान का खुलकर सपोर्ट कर रहा है, हम खुलकर किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन सोचिए यदि आर्मीनिया को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो चिंताएं वो बढ़ जाएंगी। वहीं अगर युद्ध होता है तो अजरबैजान के साथ जो संबंध है हमारे वो भी प्रभावित होंगे। यदि हम अजरबैजान के अगेंस्ट में जाते हैं तो तुर्की कहेगा कि भारत का जो पूरा चेहरा है या उसका जो रूप है वो क्या है, मुस्लिम बहुल देशों के हित में नहीं है। आपको पता है कि जब हमने जम्मू कश्मीर में फेरबदल किया, स्थिति को बदला, साथ ही साथ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, और उसके बाद जो भी हम परिवर्तन करते हैं तो सबसे बड़ा जो मुखिया बनता है वह तुर्की, और वह अपने आप को एक अवसर के रूप में देखता है कि जहां पर भी मुस्लिम हित की बात हो वो तुरंत क्या आता है, कूद आता है और कहता है वो कोई भी देश हो उसके अगेंस्ट में जाकर वह स्टेटमेंट देता है। तो कहीं ना कहीं भारत को यहाँ पर तुर्की को भी कंट्रोल करना है, आर्मीनिया और अजरबैजान के साथ संबंधों को भी आगे बढ़ना है। कुछ माह पहले ही भारत और आर्मेनिया ने स्वाति रडार सिस्टम की बिक्री पर समझौता किया था, और स्वाति रडार का प्रोडक्शन भारत ने किया है और इसको हमने बेचा है। तो आने वाले समय में भारत पर भी दबाव बढ़ सकता है यदि परिस्थितियां बदलती हैं कि हम क्या करें, आर्मेनिया से कोई इस प्रकार के समझौते ना करें। लेकिन भारत की स्वतंत्र विदेश नीति में यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं कई तरह की आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर शांति स्थापित होना पूरे क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनेक देशों की अपील के बावजूद तनाव बढ़ता जा रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर लगभग 80 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और तुर्की द्वारा इस मामले को हवा देने से नाटो और रूस के बीच भी तनाव जो है कि बढ़ता जा रहा है, और तुर्की और रूस विवाद एक नया एंगल क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने इंटरफैक्स समाचार एजेंसी को सूचना दी है कि आर्मेनिया के 550 से अधिक सैनिक मारे गए। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि जिस प्रकार के स्टेटमेंट तुर्की के द्वारा दिए जा रहे हैं ये घातक हैं, आने वाले समय में यहाँ पर तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आर्मेनिया और रूस का क्या है, समझौता है, और समझौता यह है कि यदि आर्मेनिया की सरजमी पर जो है कि हमला करता है अजरबैजान, तो क्या करेगा कि जो रूस है वो आर्मेनिया के पक्ष में आके खड़ा हो जाएगा। आर्मेनिया ने भी सूचना दी है कि हमले सिर्फ विवादित क्षेत्र पर नहीं हो रहे बल्कि उसकी ज़मीन पर भी हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो आर्मेनिया वह चाहता है कि खुलकर रूस क्या हो जाए, उसके साथ खड़ा हो जाए, तुर्की बैक डोर पे आ जाए, और साथ ही साथ जो अजरबैजान है वह कंट्रोल हो जाए। लेकिन तुर्की है कि वह क्या कर रहा है, बार बार इस चीज़ में हवा दे रहा है, वह जो है कि आग में घी डालने का कार्य कर रहा है। तुर्की ने जो है कि क्या किया है, अपने यहाँ बने ड्रोन जो विमान है उससे नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में आर्मेनिया के जो टैंक थे उन पर हमला कर दिया है, और उसके वजह से क्या हुआ है, यह कहा जा रहा है कि आने वाले किसी भी समय में युद्ध की घोषणा हो सकती है। तुर्की अपने आप को, जैसा कि मैंने बताया, मुस्लिम समुदाय के देशों का नेता बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस समय मुस्लिम समुदाय का जो सबसे प्रमुख नेतृत्वकर्ता देश है वह जो है कि सऊदी अरबिया को माना जाता है। जितने संगठन है उसमें सऊदी अरबिया लीड करता है, लेकिन जो तुर्की की इच्छा है वो क्या है कि वह चीज स्थापित करना जो कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले थी, और वह थी तुर्की की खलीफा की जो सत्ता थी, उसकी जो पहचान थी, उसको स्थापित करना। तो इस तरह से तुर्की अपनी कई अंतर विरोधों को छुपाने के लिए इन सब चीज़ों को हवा दे रहा है, और इसके वजह से तनाव क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो आपने ये समझा होगा, ये पहला टॉपिक। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, और वह है नमामि गंगे परियोजना के संदर्भ में। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है, जिस पर देश की लगभग 40% आबादी निर्भर है। तो यहाँ पर 80 नहीं है, 40% है, गलती से टाइप हुआ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। गंगा हिमालय ग्लेशियर से निकलकर हरिद्वार में है मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और इसके किनारे अगर देखेंगे तो हरिद्वार से लेकर जब यहाँ पे कोस्टल एरिया समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करती है बंगाल की खाड़ी में, उस समय तक लगभग 118-120 जो है कि प्रमुख शहर इस नदी के किनारे पर स्थित आपको मिलेंगे। और जब यह जो शहर हैं इस नदी के किनारे पर स्थित हैं, इससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, और इसी के वजह से इस नदी में दिन प्रतिदिन प्रदूषण फैलता जा रहा है। और इसी की गंभीरता को समझते हुए 1985 में गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था,
और 1986 में, 26 नहीं, गलती फिर से हुई है टाइपिंग में, तो 1986 में गंगा प्रदूषण रहित अभियान प्रारंभ किया गया। कई तरह के प्रयास कर रहे थे लेकिन बहुत कुछ हमको अचीव नहीं हो पाया। उसके बाद 2014 में सत्ता परिवर्तित होती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब क्या करेगी, गंगा प्रदूषण को समाप्त करेगी और इसके लिए केंद्र सरकार ने गंगा प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना को प्रारंभ किया और इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाने का भी निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया और कहा कि 5 से 10 सालों में इस पूरे कार्य को हम पूरा करेंगे, अर्थात 2 अवधि में इस पूरे कार्य को पूरा करना था, गंगा को साफ करना था। कुछ माह पहले ही विश्व बैंक के द्वारा भी 45 अरब रुपए के फंड और ऋण को मंजूरी दे दी गई है, अर्थात जो है कि विश्व बैंक भी इसमें क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। इसके तहत गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में वो सभी प्रयास किए जाने थे जिससे प्रदूषण होता है, अर्थात प्रदूषण रोकने के सभी जो विकल्प थे उनको रोका जाना था और गंगा को क्या किया जाना था, प्रदूषण रहित बनाया जाना था। इसके तहत क्या करना था, गंगा के ऊपरी सतह की सफाई करनी थी, कचरे की समस्या का समाधान करना था, शौचालयों का निर्माण करना था कि लोग नदी की तरफ खुले में शौच ना करें, सौदागृह का निर्माण करना था। आपने देखा होगा जब अंतिम संस्कार होता है तो उस समय लकड़ी से लेकर जो जिन लोगों का अंतिम संस्कार होता है उनके बचे हुए अवशेष ऐसी नदी में फेंक दिए जाते हैं। तो सौदागृह का निर्माण करना था, उनका नवीनीकरण करना था, उनको उन्नत करना था, घाटों के भी बनाना था, उनकी भी मरम्मत करना था, उनका भी नवीनीकरण करना था। जो नाले और नालियां जल जो है कि गंगा नदी में जाकर गिरते हैं उनको रोकना था, उनके जल को शुद्ध करना था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना था और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन प्लांट लगाना था। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे पौधारोपण करना था और वहां पे रहने वाले लोगों में जागरूकता पैदा करके इस नदी को क्या करना था, प्रदूषण मुक्त बनाना था। यह परियोजना मुख्य रूप से 5 राज्यों उत्तराखंड जो है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड में जो है कि लागू हो रही है। कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने दावा किया था कि गंगा की सफाई का 70 से 80% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि मीडिया रिपोर्ट में कहती है कि 151 घाट जो बनाए जाने की बात की थी उसमें से महज जो है कि 36 घाट बनकर ही तैयार हुए हैं, अर्थात 151 में से मात्र 36 घाट बनकर तैयार हुए। लेकिन मंत्री जी ने जानकारी दी थी कि 70 से 80% का कार्य पूरा हो चुका है। एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2017 की रिपोर्ट में उसने कहा है कि जो है कि प्रदूषण बढ़ रहा है और जो गंगा में बैक्टीरिया की मात्रा है वह लगभग 58% तक अधिक हो गया है, अर्थात जितना हमें इसमें सुधार दिखना था वह दिखाई नहीं देता। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत 2016 तक सीवेज व्यवस्था को क्या करना था, स्थापित करना था, ठीक करना था, अर्थात 2016 तक ऐसे करने की तारीख व्यक्त की गई थी कि हम इस समय तक क्या करेंगे, जो है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट जो व्यवस्था है उसको हम लगा लेंगे, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अपडेट इसमें ये है कि आज अर्थात 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगा के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया और यह जो म्यूजियम है हरिद्वार के चांदनी घाट पर स्थित है। और इसी के साथ जल जीवन मिशन को प्रारंभ करते हुए भारत के गाँव में हर घर तक साफ पहुंचाने, अर्थात साफ पानी पहुंचाने का जो कनेक्शन है पहुंचाने का, उसका भी जो है कि बात की, उसके लिए भी लोगों से सहयोग की बात की। आज से हरिद्वार में पहला 4 मंजिला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी उसको भी शुरू कर दिया गया है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक उत्तराखंड के सभी घरों तक पीने के पानी का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल मिशन की प्लानिंग और रख रखाव की पूरी प्रक्रिया अब ग्राम पंचायत और पानी समितियां करेंगी और जो पानी समितियां होंगी इसमें से जो 50% सदस्य होंगे वह गांव की महिलाएं होंगी। 2 अक्टूबर से इस मिशन के तहत 100 दिन का एक अभियान चलाने की बात भी प्रधानमंत्री जी ने किया, अर्थात जो 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया उन्होंने, उसके माध्यम से ये चीजें फिर से क्या हो गई हैं, गंगा परियोजना केंद्र में आ गई है। विपक्ष ने घेरा है, विपक्ष ने कहा है कि जो सरकार कह रही है कि गंगा साफ हुई, गंगा साफ की कोई रिपोर्ट ऐसी नजर नहीं आ रही। वहीं सरकार का कहना है कि हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और हम आने वाले समय में गंगा को बिल्कुल स्वच्छ और साफ कर देंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। नमामि गंगे परियोजना पर हमारा एक डीएनएस भी आ रहा है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।